नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। डोडा मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना पर जताया शोक। साथ ही सेना प्रमुख से की बात। सेना प्रमुख ने आतंकियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के बारे में दी जानकारी। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता के हत्या मामले में एसआईटी गठित। दरभंगा से टीम जांच के लिए मौके के लिए रवाना। राज्य सरकार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा। सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के लिए नई बेंच का किया गठन। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को जारी किया नोटिस। 29 जुलाई को होगी आगे की सुनवाई। G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए इटली पहुंचे वाणिज्य पूर्व एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में होंगे शामिल। वैश्विक व्यापार और निवेश साझेदारी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता होगी मजबूत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कोविड-19 के दौरान भारत सरकार की ECLGS योजना MSME और खुदरा विक्रेताओं के लिए बनी वरदान। EPFO में पिछले 1 साल में 55% युवा हुए शामिल। मौसम विभाग का पश्चिम तट और गुजरात के लिए आज भारी बारिश का अलर्ट। यूपी में 17 जिलों में भीषण बाढ़ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बड़ी बैठक। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से जो आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। डोडा के देसा के जंगली इलाके में देर रात शुरू हुई इस मुठभेड़ में सेना के जवान शहीद हुए हैं। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के जवानों ने रात करीब 7:45 बजे देसा वन क्षेत्र के धारी गोटे और बागी में संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। इसके बाद से ही जम्मू डोडा हाईवे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही मुठभेड़ की इस घटना के चलते अतिरिक्त सुरक्षा बल घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और CRPF इलाके की जांच कर रहे हैं। तो सेना ने इलाके को घेरा और सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। जम्मू कश्मीर के डोडा में चल रही सेना के ऑपरेशन और वर्तमान को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी से बात की। सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को जमीनी स्थिति और जम्मू कश्मीर के डोडा में चल रहे काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन से अवगत कराया। आपको बता दें कि तो जम्मू कश्मीर के डोडा में चल रहे इस ऑपरेशन पर सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उसकी स्थिति से अवगत कराया, जमीनी स्थिति से अवगत कराया और उसकी जानकारी दी। और जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डोडा में आतंकी मुठभेड़ में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डोडा जिले में सेना के जवानों और JKP कर्मियों पर हुए कायरतापूर्ण हमले पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सैनिकों की मौत का बदला लिया जाएगा और आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के नापाक मंसूबों को हर हाल में विफल करेंगे। तो भारतीय सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान पर यहां पर संवेदना व्यक्त की गई है। और आपको बता दें कि VIP पार्टी के प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। जीतन सहनी की हत्या उनके घर पर हुई है। उनका शव क्षत विक्षत हालत में मिला है। जीतन सहनी का घर दरभंगा के सुपौल बाजार के अफजला पंचायत में है। दरभंगा के SSP ने इसकी पुष्टि की है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के मामले में SIT का गठन कर दिया गया है। पुलिस अलग अलग एंगल से मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि हत्या के साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है।
बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी पिता की हत्या की सूचना मिलते ही मुंबई से घर के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके पिता जीतन घर पर अकेले रहते थे। मुकेश सहनी की मां का करीब 8 वर्ष पहले निधन हो चुका है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। हत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। जीतन सहनी का घर दरभंगा के सुपौल बाजार के अफजला पंचायत में है। मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी के महागठबंधन का हिस्सा हैं। मुकेश नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं। तो दरभंगा स्थित उनके घर पर जीतन सहनी का शव मिला है और विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार मुकेश सहनी के परिवार के साथ खड़ी है। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। इस हत्या के मामले पर केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मुकेश भाई की पिताजी की हत्या, मेरे पिताजी की हत्या, मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि धैर्य और साहस के साथ इसका सामना करना चाहिए और हत्या करने वालों के विरुद्ध में कार्रवाई निश्चित रूप से बिहार सरकार करेगी। साथ ही केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने भी दुख जताया। उन्होंने कहा कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। सरकार इस घटना पर गंभीर है। मुकेश सहनी बिहार के एक राजनीतिक नेता हैं। अगर उनके पिता की हत्या हुई है, ये मैं दुख जताता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है। वीआईपी पार्टी के प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या की चौतरफा निंदा हो रही है। भाजपा नेता अजय आलोक ने इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना की है। चाहे एक आम आदमी की हत्या हो, चाहे वो मासूमों की हत्या हो, चाहे वीआईपी के मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हो, ये जघन्य अपराध है और इस अपराध को बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, बिहार की पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। 72 घंटों के अंदर इसका उद्बोधन किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसके साथ ही आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने भी इस हत्या की निंदा की। उन्होंने राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। सुबह सुबह बिहार से एक अत्यंत ही दुखद और मर्माहत करने वाला खबर सामने आया है। दरभंगा में श्री मुकेश सहनी जी, जो बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पिता की हत्या कर दी गई है। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं। और दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत की सुनवाई के लिए आज नई बेंच का गठन किया। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है। सिसोदिया ने दोनों जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज केस में जमानत मांगी है। अब 29 जुलाई को मामले में आगे की सुनवाई होगी। सिसोदिया करीब 16 महीने से जेल में बंद हैं। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक के आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए इटली के रेजियो कैलाब्रिया का वो पहुंच गए हैं, जहां वे आउटरीच सत्र में भाग लेने वाले अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे, जिससे वैश्विक व्यापार और निवेश साझेदारी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए लिखा है कि पिछले साल मई से अब तक 55% से अधिक नए ईपीएफओ ग्राहक 18 से 25 आयु वर्ग के हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि संगठित कार्यबल में नए प्रवेशकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा युवा है और मुख्य रूप से पहली बार नौकरी चाहने वाले हैं। वित्त वर्ष 2019 में ये संख्या 61.1 लाख थी, जो वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर 1.31 करोड़ से अधिक हो गई है। पिछले 6.5 वर्षों यानी कि सितंबर 2017 से मार्च 2024 तक के दौरान ग्राहकों की शुद्ध वृद्धि 6.2 करोड़ से अधिक है। आपको बता दें कि 20 से अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों को अपने कर्मचारियों को ईएफपी के तहत नामांकित करना अनिवार्य है। 20 से कम कर्मचारियों वाले संगठनों के लिए ये स्वैच्छिक है। साथ ही 15,000 तक की आय वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए ईपीएफ खाता पंजीकरण अनिवार्य है। मध्य प्रदेश के धार में अनुमति के अनुसार आज बड़ी संख्या में भक्त भोजशाला परिसर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। कल ऐतिहासिक भोजशाला परिसर में 98वें दिन चली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे की रिपोर्ट आज हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ में पेश की गई। वहीं आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने अलग अलग इलाकों की निशानदेही कर खुदाई में कई विशेष अवशेष जमीन से निकाले हैं। इसमें भोजशाला की दीवार, पिलर के साथ ही खुदाई के दौरान 37 देवी देवताओं की मूर्तियां तक मिलने की बात सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में 2012 बैच के आईएएस अधिकारी देवी शरण उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया गया है। पट्टों के आवंटन में अनियमितता सामने आने पर अधिकारी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। आईएएस देवी शरण उपाध्याय को जुलाई 2022 में सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद प्रयागराज में तैनाती उनकी की गई थी। उन पर अलीगढ़ में 35 भूखंडों के पट्टों को मनमाने तरीके से बहाल करने का आरोप है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने आईएएस अफसर देवी शरण उपाध्याय को निलंबित कर दिया है। उन्हें पिछले दिनों सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद प्रयागराज के पद से हटाते हुए प्रतीक्षारत कर दिया गया था। अलीगढ़ में जमीनों के पट्टे के मामले में गलत ढंग से आदेश देने के आरोप में मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये कार्रवाई की गई है। आईएएस देवी शरण उपाध्याय वर्ष 2012 बैच के अफसर हैं। मामले की जांच के लिए एक अलग से उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई गई है। भारत में बिम्स्टेक देशों के लिए 2 सप्ताह की एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्ट नोएडा में इस वर्कशॉप का आयोजन कर रहा है। 15 जुलाई से शुरू हुए इस वर्कशॉप में बिम्स्टेक के सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हो रहे हैं। वर्कशॉप को मौसम विज्ञान का डेटा आत्मसात करने और पूर्वानुमान सत्यापन तकनीकों में कौशल बढ़ाने और ज्ञान साझा करने के लिए डिजाइन किया गया है। वर्कशॉप 26 जुलाई तक चलेगी। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला को हरियाली का प्रतीक माना जाता है। राज्य में हरेला का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाली और सुख समृद्धि के प्रतीक पौराणिक लोक पर्व हरेला के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हरेला पर्व पर 1 करोड़ से अधिक पौधों को सभी विभागों द्वारा लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। हरेला पर्व हमारा प्रकृति के संवर्धन का, प्रकृति के संरक्षण का और प्रकृति के पूजन का एक महापर्व है और इस पर्व पर हमने तय किया है 1 करोड़ से अधिक सभी विभाग हमारे पेड़ और वृक्षों को रोपित करेंगे, पौधों को रोपित करेंगे। पर्व के दिन 50 लाख पौधे पूरे प्रदेश के अंदर आज रोपित किए जाएंगे। 5 वीर जो वीर गति को प्राप्त हुए भारत माता की रक्षा के लिए, उनके स्मरण में आज 5 पौधों को रोपित किया गया। और मैं सभी से अपील करता हूं पूरे राज्य के अंदर कि अपने आसपास 5 पौधे जरूर उन 5 हमारे वीर शहीदों के नाम रोपित करें।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 96वें ICAR फाउंडेशन एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन, भागीरथ चौधरी और SP सिंह बघेल उपस्थित रहे। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना हुआ। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुए इस जत्थे में 4132 तीर्थयात्री हैं और ये 19वां जत्था है। ये जत्था पहलगांव और बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुआ है। वहीं मौसम और रास्ता दोनों साफ हैं। यात्रा के बीते 17 दिनों में अब तक कुल 3,25,091 यात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं। वहीं कल 15,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। उत्तर प्रदेश, गुजरात से लेकर बिहार और असम तक कई राज्यों में बाढ़ का कहर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने केरल, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उड़ीसा तट पर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र में मानसून की सक्रियता बढ़ी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के दौरान तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, छत्तीसगढ़ और उत्तरी कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना जताई है। वहीं अगर खास तौर पर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में गंगा, गोमती और घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। रामगंगा, गर्रा, खनौत, राप्ती, बूढ़ी राप्त, कानू, शारदा नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लखीमपुर खीरी से लेकर बलरामपुर, अयोध्या, उन्नाव और बलिया, बस्ती समेत 20 जिलों के करीब 900 गांव अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। बलिया में घाघरा नदी के कटाव के कारण 13 गांव पानी में डूबे हुए हैं। वाराणसी में 48 घंटे में गंगा नदी का जलस्तर 2 मीटर तक बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बाढ़ पर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों की समीक्षा करते हुए कहा कि बाढ़ आपदा सहायता और संवेदना का समय है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के साथ 24 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को बाढ़ पीड़ितों के साथ शिष्टता से पेश आने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि भोजन एवं खाद्यान्न की गुणवत्ता व मात्रा का विशेष ध्यान रखा जाए। इससे किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। योगी ने कहा कि बाढ़ में यदि किसी की फसल का नुकसान हुआ है या नदी से जमीन का कटान हुआ है, ऐसे सभी प्रकरण में सहायता धनराशि 24 घंटों में उपलब्ध कराई जाए। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते सड़कों पर मलबा गिरने की खबरें आ रही हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंचन नाला के पास मलबा आने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया है। इसकी जानकारी चमोली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी है। तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंचन नाला के पास मलबा आने के कारण जो मार्ग है वो अवरुद्ध हुआ है। और आपको बताएं कि रविवार को नासिक में भारी बारिश के बाद अजनेरी किले में करीब 200 पर्यटक फंस गए थे। 6 घंटे तक चले बचाव अभियान के बाद पर्यटकों को बचा लिया गया। RFO नासिक पश्चिम डिवीजन वृशाली गाड़े ने बचाव अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि कुछ लोग पहाड़ पर ऊपर गए थे। अचानक ज्यादा बारिश होने के कारण उन लोगों को नीचे उतरने में समस्या हो रही थी। वन विभाग की टीम ने वहां पहुंचकर सभी लोगों को रेस्क्यू किया। लोगों की भीड़ अंजनेरी पर्वत पे ज़्यादा थी, जो कि हमेशा मानसून के सीज़न में रहती है। कुछ लोग ऊपर गए थे पहाड़ पे जाने के बाद बारिश अचानक बढ़ने से वहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ से पानी ज़ोरों से बहने लगा और उन जो लोग ऊपर गए थे उनको नीचे आने में मुश्किल होने लगी। तो ऐसे वक्त पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल हुआ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम वहाँ पे गई और उन्होंने सभी लोगों को वहाँ से सही सलामत रेस्क्यू कर दिया। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इन दिनों गश्त बढ़ा दी गई है।
दरअसल मानसून के दौरान वन्य जीवों की सुरक्षा के मद्देनजर 800 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी टाइगर रिजर्व में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इस पर जानकारी देते हुए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उप निदेशक पीके वर्मा ने बताया कि जिन स्थानों पर वाहन नहीं जा सकते वहां भी गश्त करवाई जा रही है। मानसून गश्ती ये टाइगर रिजर्व्स में मानसून के दौरान विशेष गश्ती होती है, जो कि बहुत सारे एरिया में जब कीचड़ हो जाता है, नाले नदी बाढ़ आ जाते हैं, ऐसे एरिया में कई एरिया ऐसे होते हैं जहाँ तक कि पहुँचना संभव नहीं होता सामान्यतः, या वाहन के द्वारा भी पहुँचना संभव नहीं हो पाता है। इस एरिया को हम बड़े दल बना करके कम से कम 8 से 10 लोग होना आवश्यक होता है। ये लोग पूरे एरिया को एक तरफ से लाइन से चलते हैं, कम से कम 8 से 10 किलोमीटर का एक दिन में पेट्रोलिंग करते हैं। टाइगर जो नेशनल पार्क से जस्ट लगे हुए गांव होते हैं, खास करके वहां पर कॉन्फ्लिक्ट की संभावना ज़्यादा होती है हाथी के द्वारा या बाघ के द्वारा। ऐसे एरिया को जरूर हम डे टाइम में जब पेट्रोल करते हुए गश्ती करते हुए जाते हैं, और रात्रि में फिर व्हीकल से भी गश्ती करते हैं। मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में श्रद्धालुओं से भरी बस एक ट्रैक्टर से टकरा गई। नवी मुंबई के डीसीपी विवेक पानसारे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक हादसे में 5 लोगों की मृत्यु हो गई है और कई अन्य घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक बस में सवार सभी यात्री आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर लोग एक निजी बस से पंढरपुर जा रहे थे। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे डोंबिवली निर्जे लोढ़ा ये परिसर के 54 लोग एक प्राइवेट बस से पंढरपुर आषाढ़ी एकादशी के लिए जा रहे थे। आडले गांव के बाजू में एक ट्रैक्टर से ये लोग डैश करके इनकी बस जो है वो बाजू में दरी में गई थी। इसमें अभी तक 42 लोग जो है वो हमने एमजीएम हॉस्पिटल में शिफ्ट किए हैं। 3 लोग जो अत्यवस्थ थे वो सरकारी हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट किया है। जख्मियों से अभी तक डॉक्टरों ने ये कंफर्म किया है कि 5 लोगों की यहाँ पे डेथ हुई है और बाकी के लोग अभी उपचार ले रहे हैं। लोकसभा चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश में जबरदस्त जीत मिली है। इस शानदार जीत के बाद बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने चुनाव आयोग से जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा चुनावों की घोषणा की अपील की। साथ ही कहा कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भाजपा की होगी। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस का ऐलान करे, और हमें विश्वास है कि जिस प्रकार पार्लियामेंट के इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है जम्मू कश्मीर में, उसी प्रकार असेंबली इलेक्शंस में भी भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी। जम्मू कश्मीर में भी डबल इंजन सरकार हम बनाएंगे, जनता के सहयोग से, आवाम की मदद से, ताकि यहां अमन, शांति, खुशहाली और चारों तरफ पूरे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट और अमन व अमान हो। 3 जुलाई से शुरू हुए भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट आज संपन्न होगा। नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण मेघालय के उमरोई के विदेशी प्रशिक्षण मोड से शुरू हुआ था। 45 सैनिकों के साथ भारतीय दल का प्रतिनिधित्व सिक्किम स्काउट्स की एक बटालियन और अन्य सैन्य कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। मंगोलियन दल में मंगोलियन सेना के 150 क्विक रिएक्शन फोर्स बटालियन के सैनिक शामिल हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट एक वार्षिक अभ्यास है जिसकी मेजबानी भारत और मंगोलिया द्वारा वैकल्पिक रूप से की जाती है। नोमैडिक एलिफेंट भारतीय सेना और मंगोलियाई सशस्त्र बलों के लिए सर्वोत्तम प्रयोग, युद्धाभ्यास और संचालनीय प्रक्रियाओं को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। दोनों देशों के सैन्य बलों को एक दूसरे के अनुभवों से सीखने और अपने युद्धाभ्यासी कौशल संयुक्त योजना बनाने का बेहतर अवसर प्रदान करता है। पिछला संस्करण मंगोलिया में जुलाई 2023 में हुआ था।
और आइए बात कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। अमेरिका में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में पर्याप्त संख्या में डेलीगेट के वोट हासिल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार बन गए हैं। उन्हें डेलीगेट्स के 2387 वोट मिले, जबकि उम्मीदवारी तय करने के लिए 1215 वोटों की ही जरूरत थी। वे मिलवाउकी में पार्टी के सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधियों के वोट प्राप्त कर आधिकारिक रूप से रिपब्लिकन उम्मीदवार बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की असफल कोशिश के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन कल शुरू हुआ। इस दौरान रिपब्लिकन पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप के नाम का आधिकारिक ऐलान किया। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा डीडी न्यूज पर, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।